आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। अब किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके नाम का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कैसे है, ये जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, और मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि वीडियो के साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ। अगर वीडियो थोड़ी फास्ट जा रही है तो वीडियो को पॉज करें, पर नोट्स ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि आगे जाके आंसर्स लिखने में आपको ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जिसके अंदर कुछ रूल्स लिखे हैं, और वो रूल्स एक देश को चलाने में काम आते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लोगों की उम्मीदें और भरोसा दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो रूल्स लिखे हैं, जो लॉज हैं, वो फंडामेंटल भी हैं और सुप्रीम भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिक लॉज हैं वो सबको फॉलो करने हैं, और हमारे देश में सबसे ऊंचा दर्जा भी यही रखते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ज़्यादा बड़ा होता है हमारे देश के अंदर, तो ऐसा नहीं है। सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, क्योंकि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये सारे ऑफिस बनाए हैं। अगला पॉइंट हमें यही बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट का हर ऑर्गन, जैसे कि लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी हमारा कोर्ट सिस्टम कैसे काम करेंगे, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने क्या पढ़ा। ये एक रूल बुक है नेशन की, जिसमें लोगों का फेथ और एस्पिरेशंस हैं। ये सबसे फंडामेंटल भी है और सुप्रीम भी है, और यही डिसाइड करता है कि वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे। ठीक है, हमें व्हाट का आंसर तो मिल गया। अब बात करते हैं क्यों पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सपोज हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अब मैं कल को उठ के बोलूँ कि यार बहुत टाइम हो गया किसी का मर्डर नहीं किया, या कोई डाका नहीं डाला, आज करते हैं। क्या ये सही होगा? अगर सोसाइटी में सभी ऐसा करने लगेंगे तो क्या हमारी सोसाइटी स्मूथली रन कर पाएगी? नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके अंदर कुछ बेसिक रूल्स हैं, और वो रूल्स सबको फॉलो करने हैं, ताकि सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए जो बेसिक मिनिमम कोऑर्डिनेशन चाहिए लोगों के बीच में, वो बनी रहे। ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो बता दिया कि कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए, पर उन रूल्स को बनाएगा कौन? ये कौन बताएगा? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, क्योंकि वरना कल को उठ के कोई भी बोल सकता है कि मैं बनाऊंगा रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ रूल्स बनाने की अनुमति है, परमिशन है। उसके अलावा और कोई रूल्स नहीं बना सकता। और गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, ताकि कल को उठ के कोई ये ना बोलते कि मैंने गवर्नमेंट बना ली है। नहीं, गवर्नमेंट बनाने का भी एक प्रोसीजर है, उसे फॉलो करके ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। तो पहली चीज़ ये कि बेसिक रूल्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि उन रूल्स को कौन बनाएगा। अब तीसरी चीज़ ये कि जो भी रूल्स बनाएगा उसके ऊपर भी कुछ लिमिट्स होंगी, और वो लिमिट्स इतनी फंडामेंटल होंगी कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट उन्हें क्रॉस नहीं कर सकती, ट्रेस पास नहीं कर सकती। ठीक है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम क्योंकि क्या है, लोगों के भरोसे और उम्मीद पे खरा उतरना और उनकी भलाई के लिए काम करना। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम सारे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, और वो है एक कॉमन आइडेंटिटी। कैसे? हमारी एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, जिसमें हमारे पास सेम राइट्स, सेम नॉर्म्स, सेम प्रिंसिपल्स हैं, और वो हम सब पे लागू होते हैं। और एक कॉमन मॉरल आइडेंटिटी भी है हमारे साथ, जिससे कि भाई क्या हम अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए अपने लिमिट्स में रह के काम कर सकते हैं। और ये मैंने एक हैशटैग डाल के नोट डाल रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप। मतलब आपकी जाति के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप अलाउड नहीं हो सकती। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक तरीके से ये भी काम कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो भी तो लोग ही हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। एंड इसका जवाब डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दो चॉइसेस दूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी ने बनाया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अडोल्फ हिटलर ने बनाया। ठीक, और आपको दोनों में से एक चुनना है, तो आप कौन सा चुनोगे? ऑब्वियसली जो गांधी जी ने बनाया, क्योंकि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसकी लोगों के बीच कैसी इमेज है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे या सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ठीक, और जितना ही कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फ्रीडम और इक्वालिटी का ख्याल रखेगा, उतने ही चांसेस हैं उसके सक्सेसफुल होने के। ठीक, एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन पावर को इक्वली डिवाइड करता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसके अंदर हमने लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों में पावर डिवाइड कर रखी है, ताकि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे को सप्रेस ना कर पाए, दबा ना सके। ठीक, और अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसे वक्त के साथ बदलना आता हो। अगर वही पुराने लॉज चेंज नहीं किए जाएंगे, बदले नहीं जाएंगे, तो एक टाइम पे आके वो यूजलेस ही हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के साथ चेंजेस करने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है एक,
इसे नोट बना के ज़रूर लिखें क्योंकि ये नोट्स में आपके यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है पीपीटी में। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है यानी डिफिकल्टी से चेंज होने वाला, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है मतलब इजीली चेंज होने वाला। इसे समझाने के लिए मैं अगर आप एग्जांपल लूँ तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है, और दूसरी तरफ एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्सचर बनाया दोनों का एक। कुछ लॉज ऐसे रखे जो ईजिली चेंज हो सकते हैं और कुछ लॉज ऐसे रखे जो मुश्किल से चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली बॉडी का जो नाम था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो हमने और बाकी देशों ने ब्रिटिशर्स पे बहुत जोर डाला कि भाई इंडिया को भी आज़ाद होना चाहिए। तो 1946 में इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसका काम था आज़ाद इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कौन कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। तो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो उसमें टोटल 385 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे, इलेक्ट होके आए थे, और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स से नॉमिनेट होके आए थे। अब प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होती हैं उसे समझते हैं। तो जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था तो उस टाइम कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, उन्हें बोला जाता था प्रोविंसेस, और वहाँ सेमी इंडियन गवर्नमेंट बनाई गई थी जिन्हें बोला जाता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और कुछ पार्ट्स ऐसे भी थे जहाँ ब्रिटिशर्स ने वहीं के रूलर को बिठा रखा था, लोकल रूलर को, जो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को ही रिपोर्ट करता था। तो एक्चुअल में पावर में कौन था? ब्रिटिशर्स ही एक्चुअल में पावर में थे। ठीक है, और ऐसे स्टेट्स को बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। तो जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स जो पाकिस्तान बनने के सपोर्ट में थे वो असेंबली छोड़ के चले गए और उन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली पाकिस्तान के लिए। ठीक, तो अब क्योंकि वो मेंबर्स छोड़ के चले गए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबर्स थे वो घट के कितने रह गए? 299। पहले 385 थे, अब 299 रह गए, जिसमें से 229 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे और 70 करते थे प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, और उसी टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। ठीक, अच्छा, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और मुश्किल काम है। तो इस काम को हैंडल करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि भाई एक कमेटी ये काम करेगी, एक कमेटी ये काम करेगी, कुछ हमने कमिटीज़ बना ली। जैसे कि कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर कमेटी, इनको कौन हेड कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरी कमेटी, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका काम था सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना और बनाना कि कौन सा कैसे आएगा। वो काम दिया गया था डॉक्टर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर को। ठीक, और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये टोटल 160 डेज़ के लिए मिली थी। तो 160 डेज़ एक साथ नहीं थे, 2 साल 11 महीने के टाइम के बीच में 160 दिन मिले थे ये, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था। बट ये अफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 में आया था। क्यों? क्योंकि चाचा जी चाहते थे। अब वो क्यों चाहते थे वो अलग टॉपिक है, लेकिन इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950, और अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। ठीक, अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो सारे ही सारे फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे, यानी हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट थे। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स एकदम से रातों रात नहीं बने गए। ये हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जितनी भी हमने चीज़ें सही हैं ब्रिटिशर्स के अंडर, वही सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। जैसे कि हमने देखा कि सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही सारी फाइनली प्रिंसिपल्स हमने कहाँ इनहेरिट करे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करे। और इन्हीं प्रिंसिपल्स की आपको सबसे बेस्ट समरी कहाँ मिलेगी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, जो पंडित नेहरू ने, चाचा जी ने 1946 में मूव किया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से आप मान के चलिए ये गाइडलाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए कि भाई इनको मद्देनजर रखते हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक्चुअली में क्या क्या पॉइंट्स थे। वीडियो को पॉज करके इनको आप एक बार गो थ्रू कर लें फटाफट से, ताकि आपको पता हो कि भाई क्या क्या पॉइंट्स थे बेसिकली। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स पे। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कैसी होगी। तो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ ये कि हमने अपनी गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर रखा, फेडरल स्ट्रक्चर।
फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमने अपनी गवर्नमेंट को 2 लेवल पे डिवाइड कर दिया। पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, और दोनों के बीच में पावर्स डिवाइड कर दी और दोनों को बोला कि भाई मिल के आपको देश को चलाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, उसको अगर हम सेंट्रली चलाते तो चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिया और एक गवर्नमेंट बना दी सेंट्रल लेवल पे और एक बना दी स्टेट लेवल पे। फाइनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत समझदार लोग थे, बहुत ही ज़्यादा समझदार। उन्होंने क्या करा, बाकी दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ प्रिंसिपल्स उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। जैसे कि एग्जांपल है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएस पे आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर लिया हमने। तो यही काफ़ी सारी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी और कौन सी चीज़ें ली, वही चीज़ें ली जो हमारी सोसाइटी में बेस्ट सूट करती हैं। ठीक, अब यहाँ मैं अपने इस चैप्टर को कंक्लूड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको ज़रूर लिखें। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे इन्हीं नोट्स में और वीडियो में मिल जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट फिर भी आता है, जस्ट इन केस, आप उसे कमेंट सेक्शन में डालें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप उसे आंसर कर पाऊँ। और एक और चीज़ कि अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है ये, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पढ़ते रहें। अगली बार मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।